आज जिस मुद्दे को लेके बात हो रही है वो है डेंगू फीवर को लेके हम बात कर रहे हैं, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है। एक जो मान लो जिसके एक एपिडेमिक यहाँ पे हर जगह, ना कि हमारे रामनगर में, पूरी स्टेट में, इवन थ्रू आउट कंट्री में जो है ये इस टाइम डेंगू के केसेस आ रहे हैं। तो उसके रिलेटेड आज बात करेंगे और ज़्यादातर यही बताएंगे कि सिम्टम्स वगैरह क्या रहेंगे। तो डेंगू फीवर जो, जैसे मैं कहूँगा, तो एक वायरल इलनेस है। तो वायरल इलनेस है मतलब एक आरएनए वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है। इसमें मोस्टली 4 किस्म के वायरसेस होते हैं। डेंगू वायरस टाइप 1, 2, 3 और 4। मोस्टली जो आउटब्रेक्स होती हैं वो टाइप 2 है, जिसकी वजह से आउटब्रेक्स हो रही हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे मान लो इसका जो वेक्टर है, जो ट्रांसमिट होती है डिजीज़, वो है मॉस्किटो के काटने से। तो मॉस्किटो भी एक टिपिकल जो है एडीज़ मॉस्किटो है, जिसका नाम टाइगर मॉस्किटो भी हम कहते हैं। उसके काटने से ये जो है ये बीमारी फैलती है। और मोस्टली जो बीमारी के जो लक्षण हैं वो यूजली बुखार करके आते हैं। वो फीवर होता है, बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है, वो भी ठंड लग के बुखार आना, सर दर्द होना, कमर दर्द होना, बैक पेन वगैरह होना, जॉइंट में पेन होना, मसल पेन होने, ये सारे इसके कॉमन लक्षण हैं। उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे मान लो फेस पे रेडनेस आ रही है, बॉडी एकदम से रेड हो रही है, या कुछ रेड कलर के स्पॉट्स पड़ रहे हैं, या किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। मान लो ब्लीडिंग इन द फॉर्म, मान लो कि कहीं से भी ब्लड आ रहा है, कहीं मसूड़े से खून आ रहा है, या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या वॉमिटिंग हो रही है, वैसा कुछ भी है, या लाल रंग के निशान पड़ रहे हैं, तो वो एक डेंगू के एक लक्षण हो सकते हैं कि डेंगू हो सकता है। तो यूजली जब भी ये डेंगू फीवर होता है तो इसको मोस्टली हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। डेंगू जो बीमारी है मोस्टली फिब्राइल फेज़ होती है, उसके बाद यूजली जो हमारी सेकंड फेज़ होती है, जो क्रिटिकल फेज़ होती है, एंड देन कम्स कन्वल्सेंट फेज़ या रिकवरी फेज़, जिसको हम कहते हैं। तो जो फिब्राइल फेज़ है वो यूजली 1 से 4 दिन तक रहती है। तो 1 से 4 दिन में क्या होगा कि पेशेंट यूजली बड़ा हाई ग्रेड फीवर होगा, बड़ा तेज़ बुखार आएगा, दर्द, बड़ा ठंड लग के बुखार आना, उसके बाद सर दर्द वगैरह, या आंखों में दर्द होना, कमर दर्द होना, मसल में दर्द होना, या जॉइंट्स में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं यूजली होंगे। और उसके साथ साथ ये है भूख ना लगना या लगातार उल्टी वगैरह होना, ये कॉमन सिम्टम्स है। तो यूजली ये 1 से 4 दिन तक रहता है। तो 3-4 दिन के बाद ये यूजली फीवर है वो फीवर सेटल हो जाएगा। तो इसमें मोस्टली थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे भी किसी भी अगर पेशेंट, कोई भी इंसान अगर इससे इन्फेक्ट होता है, ये बीमारी अगर उसको होती है, तो यूजली थोड़ा सा उसको मॉनिटर करते रहना और थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट इन द सेंस ये रहना है कि जैसे मान लो पहले 4 दिन तक तो जब फीवर होगा तो वो थोड़ा सा रहेंगे, वो विजिलेंट रहेंगे, वो डॉक्टर को फॉलो करेंगे, उसकी एडवाइस फॉलो करेंगे। लेकिन डे 4 पे क्या होता है कि यूजली डे 4 टू डे 6 का जो हमारा जो बीच वाला जो पीरियड है वो डिसाइड करता है कि पेशेंट हमारा रिकवर होगा या पेशेंट वर्सन होगा। तो जो 4 से 6 दिन के बीच में जो इवेंट्स होने हैं वो इवेंट्स थोड़े से क्रिटिकल है। तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जिनका आपने ध्यान रखना है। जैसे कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जिनका मैं कहूँगा। जैसे अलार्मिंग साइंस यही होते हैं यूजली जब पेशेंट, जिसको फीवर होता है, बड़ा तेज़ फीवर, जब फीवर सेटल हो जाता है उसके बाद एफिब्राइल फेज में जाता है तो पेशेंट कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट थोड़ा सा बेटर नहीं फील कर रहा है, वो भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। नंबर 2, बड़ी तेज़ दर्द होना, पेट दर्द हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं वॉमिट कर रहे हैं। उसके अलावा आ गया कि पेशेंट थोड़ा सा रेस्टलेस है, थोड़ा सा इरिटेबल हो रहा है, मान लो उसका बिहेवियर है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, या उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। और सबसे ख़तरनाक जो है वो ये है कि कहीं से भी ब्लीडिंग आना। ब्लीडिंग यही हो रही है कि मान लो उसको, वही जैसे मैंने बोला कि मसूड़े से ब्लड आ रहा है, या नाक से ब्लड आ रहा है, या खून की उल्टी आ रही है, या इवन स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर वैसे किसी भी को ऐसे ये साइन होते हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। तो इसके इवेंट के दौरान यूजली जो हमारी क्रिटिकल फेज़ रहती है वो डे 4 टू 6 तक रहती है। 7 ऑनवर्ड जो है वो रिकवरी फेज़ में जाते हैं। तो यूं ही पेशेंट 6 या 7th डे में एंटर करता तो उसमें एक और रहता कि दोबारा हो सकता है फीवर की एक बार फिर से स्पाइक हो सकती है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो यूजुअल है। इसका सैडल टाइप फीवर है या बाईफेजिक फीवर कहते हैं, जो फीवर पहले 1 से 4 दिन रहेगा, बीच में 2-3 दिन एफिब्राइल रहेगा, फिर डे 6-7 पे एक बार फिर से फीवर की स्पाइक आ सकती है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, नंबर 2 एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होगा कि जैसे डे 6-7 में एंटर करोगे तो हल्की हल्की शरीर पे आपके सो रेडनेस आएगी, और थोड़ी सी खारिश वगैरह होगी। तो उसको यूजली हम अच्छा साइन मानते हैं कि वो, अगर वैसा किसी को भी हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप घर में सिंपल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, या प्लेन एंटी एलर्जिक सिट्राजिन आप यूज़ कर सकते हो, या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो, और वो अच्छा साइन है, वो पॉजिटिव साइन है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स रिकवरी, कि आप इसके बाद रिकवर होने वाले हो। डे 7 से अनवर्ड रिकवरी फेज़ है, तो 10 डेज़ का यूजुअल कोर्स रहता है इसका डिजीज़ का। अब इसमें कुछ जो
जो हमारे पास जो कहते हैं कि जो रिस्क पॉपुलेशन है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिस्क पे कौन कौन से लोग हैं। तो रिस्क पे हमारे पास यही लोग हैं, पहले जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ द एज आती हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों, ये दोनों जो हमारी थोड़ी सी जो हैं ये फ्रेजाइल पॉपुलेशन है, जिनमें ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सीवियर हो सकती है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 2 मॉर्बिड ओबीज, मोटापा, किसी में बड़ा ज़्यादा मोटापा है तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। उसके अलावा होता है कुछ डिजीज़ हैं, मान लो ब्लड की कोई डिजीज़ हैं, जैसे किसी को शुरू से ही खून नहीं बनता है या किसी के सेल ऑलरेडी कम होते हैं, कुछ जैसे G6PD डेफिशिएंसीज़ हैं या हेरिडिटी स्पेरोसाइटिस है या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज़ हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, उनको बचाव करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया जैसे कोमार्बिड इलनेस है, कोई कोमार्बिड इलनेस आ गई कि जैसे किडनी के पेशेंट है जो डायलिसिस में हैं या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, या ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिस पे वो स्टीरॉइड्स हैं लॉन्ग टर्म या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ये अपना ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे कार्डिक, किसी को प्रॉब्लम है, कार्डिक डिजीज़ है या कोई स्ट्रोक है, पुराना पैरालिसिस हुआ या COPD वाले पेशेंट है, ऐसे कोमार्बिडिटी कुछ भी है तो वो पेशेंट थोड़ा सा वो भी रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं। अब यूजली ये होता है कि जैसे मान लो किसी को डेंगू फीवर आ गया तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, एक वायरल इलनेस है, यूजली इसका कोर्स अच्छा है, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। यूजली जो भी पेशेंट आता है जिसको सिम्टम्स होते हैं हॉस्पिटल में आएँ, अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये टेस्ट जो फैसिलिटी है यहाँ पे हमारे SDH में अवेलेबल है। और उसके बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है या उसको घर में मॉनिटर करना है। अगर तो हॉस्पिटलाइज करना है वो तो हमारे लुक आफ्टर में रहेगा। इन केस अगर घर भेजते हैं तो घर में क्या क्या आपने एहतियात रखने हैं। घर में 2-3 चीज़ों का ही आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि आपने रेस्ट करना है, वायरल इलनेस है इसमें आपने रेस्ट रखना है, थोड़ा सा डाइट वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह अपनी अच्छी रखनी है। नंबर 2 फ्लूइड्स वगैरह अच्छे रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे यूजली मान लो बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम एक तो फ्लूइड्स वगैरह नहीं ले पाते हैं, दूसरा वॉमिटिंग हो रही होती है, तीसरा क्या होता है कि अंदर से फ्लूइड्स वगैरह हमारे जो बॉडी में लीक हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का रहता है। तो फ्लूइड्स अच्छे, और फ्लूइड्स भी सिंपल फ्लूइड्स नहीं होंगे, मल्टीपल जो जैसे आइसोटोनिक फ्लूइड्स यूजली रिकमेंड करूँगा मैं, जैसे मान लो आप जूसेस वगैरह हो गए या नारियल पानी वगैरह हो गया हमारा, या ORS वगैरह आ गया, या इवन मिल्क वगैरह हो गया, ये आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आपने मेडिसिन से परहेज़ रखना है, और सबसे ज़रूरी है कि आपने इंजेक्टेबल मैक्सिमम कुछ भी इंजेक्टेबल, खासकर इंट्रामस्कुलर ड्रग्स से आपने अवॉइड करना है, इंट्रामस्कुलर ड्रग्स नहीं लगानी है, एंड विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें यूजली जो भी जैसे हमारे सेल्स मोस्टली कम होते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट फॉल कर रहा है, तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट काउंट वैसे भी फॉल करता है, तो मैक्सिमम ड्रग्स अवॉइड करनी है। और फीवर के लिए या पेन के लिए आपने अदर दैन पैरास्टामोल के अलावा और कुछ नहीं लेना, सिंपल पैरास्टामोल जो रखोगे जैसे आपको एडवाइस करेंगे 6 आवर्ली भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर का ध्यान रखना। मान लो पैरास्टामोल ले रहे हैं फिर भी अगर फीवर नहीं सेटल हो रहा तो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, सिंपल टैबलेट स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, फीवर यूजली आपने लो डाउन पे ही रखना है। तो ये थोड़ा सा आ गया। उसके बाद जो यूजली जो घर में क्या एहतियात रखने हैं, अड़ोस पड़ोस में क्या करोगे आप, अपने आसपास में क्या करोगे, तो आने वाले हमारे 10 या 15 दिन जो मैं कहूँगा ये थोड़े से क्रूशल हैं हमारे लिए, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो मॉस्किटो के लिए है। तो ये यूजली जो एडीज़ मॉस्किटो है इसकी कुछ खासियतें हैं, जैसे मान लो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये अगर इन्फेक्ट होता है तो इसके लिए मॉस्किटो को ग्रो होने के लिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी चाहिए। तो यूजली 24 to 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, और ह्यूमिड तो दोनों कंडीशन अभी फेवरेबल हैं, तो इस टाइम पे ये मॉस्किटो जो है वो पीक पे है। तो इस पर आपने मच्छर से आपने बचाव करना है। घर में क्या कर सकते हैं, इसका यूजली जो मॉस्किटो का जो बाइटिंग जो टाइम रहता है वो टिपिकल है, जैसे मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और आफ्टरनून्स में, या मान लो 2 टाइम जो टिपिकल हैं जिस पे ये मॉस्किटो जो है वो ज़्यादा बाइट करता है। उसके अलावा आ गया कि आपने अपने आसपास में क्या करना है, कि क्या कर सकते हैं आसपास में, जैसे मान लो घर में आपने कहीं गमले वगैरह या कुछ फ्लावर बेसेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो उसमें जो भी पानी है तो उसको रूटीनली आपने वीकली उसको चेंज करते रहना है, हर हफ्ते के बाद पानी चेंज करते रहना है। नंबर 2 जो आसपास में आपके कहीं पे भी पानी अगर इकट्ठा हुआ है, बारिश का पानी कहीं भी है, तो उसको ड्रेन करना है प्रॉपरली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो प्लास्टिक्स हैं या जो ये मटेरियल कुछ भी हैं, डिस्ट्रॉयड मटेरियल्स हैं या कुछ टूटी हुई चीज़ें हैं जिसमें पानी इकट्ठा है, उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है। उसके अलावा जैसे आ गया कि यूजली जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये हमारा जो एडीज़ मॉस्किटो है इसका जो एग्स हैं, जब ये एग्स ले करते हैं तो वो एग्स जो हैं वो यूजली कई महीनों से कई सालों तक परसिस्ट करते हैं, और जब एक बार वो इन्फेक्ट हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग जो है वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड ही रहेगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखना, पानी आपने चेंज करते रहना, और उसको जो कंटेनर वगैरह उसको स्क्रब करके उसको वॉश भी करते रहना। ये आ गया जो मॉस्किटो का आप जो घर में कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा क्या बच्चों का खासकर आप क्या करोगे कि जैसे भी बच्चों को भेजोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक तो
फुल फुल स्लीव जो क्लॉथ्स हैं वो पहनोगे, लूज़ कपड़े, और पूरे जो बाजू को ढकें। बच्चों का ध्यान रखें, उनको बाहर नहीं भेजें। आसपास में अपने कूड़ा करकट वगैरह उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। कहीं पे भी अगर वाटर कलेक्शन है उसको डिस्पोज करें। उसके अलावा ये आ गया कि बच्चों का खासकर एहतियात रखें। घर के अंदर जो है आप जो घर में यूज़ कर सकते हैं कॉमनली, जैसे हमारे पास जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, या डोर्स का आप देख सकते हैं कि मान लो कहीं पे कोई सुराख वगैरह या कोई जाली वगैरह वो टूटी हुई है तो उसको प्रॉपर्ली उसको वो करें, उसको क्लोज रखें। उसके इम्पॉर्टेंट बाद आ गया जो कॉमन जो हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिक वेपोराइज़र आती है या कॉइल्स वगैरह आती हैं या मैट्स वगैरह आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया जो घर में आसपास कर सकते हैं। फिर ऑन लार्जर स्केल जैसे आ गया कि मॉस्किटो कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं कि फ्यूमिगेशन स्प्रेज वगैरह होती है जो यूज़ करते हैं, तो उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो दो किस्म की यूजली थर्मल स्प्रेज होती हैं या केमिकल स्प्रेज हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल जो हमारे पास जो ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जैसे डीट वगैरह आती है या नीम ऑयल वगैरह आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे जो है ये मॉस्किटो से आप, तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपने अपने आप को बचाना है। और जो इंसान जो इन्फेक्ट हो चुका है वहाँ से यूजली मान लो जो मॉस्किटो बाइट करता हो सकता है वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन अगर वो आदमी अगर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसने भी अपने आप को बाइट से बचाना है, क्योंकि अगर उसको दोबारा मॉस्किटो बाइट करता है वो मॉस्किटो फिर से इन्फेक्ट होगा, और एक बार इन्फेक्ट हो गया वो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्टेड रहेगा। तो यूजली जिसको भी फीवर होता है उसको मान लो उसमें वायरल लोड जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो जिस दिन फीवर आता है, फीवर से 2 दिन पहले और 5 दिन बाद तक उसमें मैक्सिमम जो है वो वायरल लोड होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस उसमें सफाई रखें। जैसे भी बताया कि आपको कोई भी ऐसे कोई वार्निंग साइंस कुछ भी होते हैं तो आप आके हॉस्पिटल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग है वो अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो पेशेंट हमें लगता है कि सिक है तो उसको अकॉर्डिंगली एडमिट करके उसको ट्रीट करते हैं। देखिए एसएच अलग से तो हमारे पास अभी तक तो एसएच वार्ड तो है नहीं है हमारे पास, ये पहला क्या है तो वार्ड तो वही है उसी में। लेकिन ये है कि जो फीवर वाले पेशेंट हैं उनको यूजली हम थोड़ा सा अलग रख रहे हैं। डेंगू वाले जो हैं, हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रही है। मान लो अगर 50 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 पेशेंट है जिनको एडमिट करना पड़ रहा है, बट जो भी आ रहा है अगर फीवर वाला हमें जो लगता है तो उसको हम थोड़ा सा अलग रख लें। देखिए खाने के लिए जैसे मैंने जिक्र किया, सबसे ज़रूरी ये है कि खाने के लिए आपने सिंपल नॉर्मल फूड जो है वो आपने यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हेल्दी डाइट आपने लेनी है, फ्लूइड्स अच्छे रखने हैं, जैसे बोला मैंने कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं ट्राई करना है। हाँ कुछ हैं, कुछ मिथ्स हैं कि कुछ कहते हैं कि जैसे गोट मिल्क वगैरह है वो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, तो सच हमारे पास कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ है नहीं उस चीज़ का कि गोट मिल्क से ये जो प्लेटलेट काउंट आपके बढ़ेंगे, ये एक मिथ है। मैं तो यही मानूंगा एक मिथ है। एक्चुअल में जो है जब फीवर होता है उसमें ये काउंट्स फॉलो करते हैं, फॉल करते हैं। जब फॉल करते हैं फिर उसके बाद वो जैसे रिकवरी आता है वो बढ़ेगा, उसमें कुछ नहीं करना। हाँ जब अलार्मिंग होगा वो तो आपने अकॉर्डिंगली तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आपने एक्स्ट्रा मैक्सिमम चीज़ों से परहेज़ रखना है। जो नॉर्मल चीज़ें बोली हैं, ना तो एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेनी है ना एक्स्ट्रा पेन किलर लेनी है, सिंपल पैरास्टामोल, नॉर्मल हेल्दी फूड और फ्लूइड्स वगैरह अच्छे से आपने लेने हैं। एग्जैक्ट डाटा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट ऑन एन एवरेज अगर बोलें तो मुझे लगता है कि 5 से 6 पेशेंट पर डे तो आ ही रहे हैं। और सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आ रही है रामनगर में, वो मैं देख रहा हूँ कि जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोग जो आउटसाइड रामनगर काम कर रहे हैं, आउटसाइड रामनगर गए हैं। यूजली जो मैक्सिमम कटरा के लोग हैं जिनकी हिस्ट्री में देख रहा हूँ, या तो कटरा से लोग आ रहे हैं या जो उधमपुर में काम कर रहे हैं या जम्मू में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं। लोकल भी कुछ आ रहे हैं बट कम है, ज़्यादातर वो पॉपुलेशन है जो बाहर से आ रहे हैं, वो केसेस ज़्यादा आए हैं हमारे पास।